इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर आरजीपीवी। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी केमिस्ट्री पे तो तुमने देखा होगा कि मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। एंड सारे टॉपिक्स बताते हुए मैंने यही बोला था कि सबके डेफिनेशंस एंड एक तरह से वन शॉट वीडियो आएगी एग्जाम से पहले। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट ईयर आरजीपीवी के सब्जेक्ट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर वीडियोस आएंगी। और स्पेशली इस वीडियो में तो बहुत कुछ खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से बहुत अलग होंगी। क्योंकि इसमें मैं ओनली डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं हर एक यूनिट से। केमिस्ट्री आरजीपीवी के हर एक यूनिट को एक एक करके एनालाइज करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल आते हैं उनको बताऊंगा, फिर उनको समझाऊंगा अपने वे में कैसे तुम उसको समझ सकते हो। फिर उसको हिंदी में एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा। फिर उसको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है हर एक क्वेश्चन के लिए। हर एक टॉपिक में हर एक जो क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर आरजीपीवी के फॉर्म में मैंने लिख के रेडी किया है कि हाँ आरजीपीवी में तुम कैसे लिख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के लिए तुमको एक रेडीमेड मिलेगा कि हाँ इसको जाकर चिपका देना हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बोलते हो ना कि भैया आप जितना बताते हो कम होता है क्योंकि आप 4-5 लाइन का बताए थे वो डेफिनेशन एंड एग्जाम में तो 2-3 पेज लिखना पड़ता है। तो अभी मैं काफ़ी लंबे डेफिनेशंस बताऊंगा एंड उनको पूरा समझाऊंगा भी। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ओनली बता के छोड़ दूंगा, पूरा समझाऊंगा भी। तो एक तरह से प्रॉपर वन शॉट वीडियो हो सकती है एंड डेफिनेटली वीडियो थोड़ी लंबी होगी। थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा है केमिस्ट्री आरजीपीवी में कि 60 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो ओनली थ्योरी से, बट स्टिल न्यूमेरिकल से भी ध्यान देंगे आज। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठना, तो कॉपी और पेन लेके ही बैठना क्योंकि जो टॉपिक्स बताऊँगा वो कंफर्म आने वाले हैं। एंड जितना बताऊँगा उतना ही पढ़ना है। इस वीडियो में जितना बताऊँगा, जितने डेफिनेशंस बताऊँगा, जितने एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, मतलब समझो ना जितना इस वीडियो में तुमको दिखेगा ना उतना ही तुमको एग्जाम में लिखना है। इससे तुमको 1% ना आगे ना पीछे, ना चैट जीपीटी ना गूगल ना कुछ नहीं। ठीक है, जितना बताऊँगा उतना ही इनफ है, इतना पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट वाटर, जिसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहला, अगर किसी ने केमिस्ट्री की वीडियो देखी होगी मेरी पुरानी वाली, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना क्योंकि वो जितने टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में बताई है ना पुरानी वाली केमिस्ट्री की वीडियो में 10 दिन पहले अपलोड किया मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसी के बेसिस पे इस वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। एंड अभी इस वीडियो में मैं उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग सब बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है इम्प्योरिटीज़। पहला यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ आर डर्टी और अनवांटेड थिंग्स इन वाटर विच मेक्स इट अनसेफ टू यूज़। समझे? एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल क्या लिखा है, बारिश के बाद टंकी का पानी ब्राउन हो जाता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मतलब इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि जो गंदा पानी होता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो गंदा पानी क्यों हो गया? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ हो गई। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन पानी साफ़ और गंदा की पहचान कैसे करेंगे? जब उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी दैट मीन्स पानी गंदा है, इम्प्योरिटीज़ नहीं तो पानी साफ़ है। ठीक है, इतना समझ गए, बस इतना ही इनफ है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है आरजीपीवी एग्जाम डेफिनेशन। मतलब ये जो इतना लिखा है ना इसको तुम आरजीपीवी के एग्जाम में इतना एक्सपैंड करके लिख सकते हो। तुमने इतना तो बहुत ही इजीली समझ लिया कि जो पानी को गंदा करता है उसको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, लेकिन उसको आरजीपीवी एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो आरजीपीवी एग्जाम डेफिनेशन, इसमें प्रॉपर अच्छे से एक्सपैंड करके समझाया हुआ है कि इम्प्योरिटीज़ क्या होता है। तो इसको अगर जाके आरजीपीवी एग्जाम में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझने के लिए मैंने ऊपर छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, बाकी याद करने के लिए नीचे वाला काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे में सारे टॉपिक्स के पहले ऊपर एक छोटा सा डेफिनेशन अपने हिसाब से समझाने के लिए, फिर उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में समझा दूंगा एग्जाम्पल के हिसाब से, उसके बाद उसका एक डेफिनेशन दे दूंगा जो तुम आरजीपीवी एग्जाम में जाके लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है, इससे ज़्यादा तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केमिस्ट्री के लिए इतना बहुत ज़्यादा इनफ है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। व्हेन वाटर डज नॉट मेक फोम विथ सोप एंड लीव वाइट मार्क्स इट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। ओके, हार्ड वाटर क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखो, नाले के पानी से कपड़े धो लो तो झाग नहीं बनता, वो हार्ड वाटर होता है। मतलब जिस पानी की वजह से झाग नहीं बनता है, मतलब जो कुएं का पानी होता है, बोरवेल का वाटर, वो काफ़ी हार्ड वाटर होता है, उसको हार्ड वाटर बोलेंगे। उसको मतलब इरीटिय मेथड के थ्रू नापा जाता है कि हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। ठीक है, जिस पानी से झाग नहीं बनेगा, जिस पानी से फोम नहीं बनेगा, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। ईजी है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन आरजीपीवी में कैसे लिखना है वो नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है इरीटिय मेथड। इरीटिय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड आई गेस। तो इसका एक डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन में लिखना भूल गया, लिख लो एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद उसका इरीटिय होता क्या है? इरीटिय
वी यूज़ ए केमिकल कॉल्ड EDTA टू चेक हाउ मच हार्डनेस इन प्रेजेंट इन वाटर। जैसे मैंने इसके पहले बताया ना हार्डनेस वाले में कि EDTA एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि पानी में कितनी हार्डनेस है। समझ रहे हो? एक पानी जो RO से निकल के आ रहा है पीने वाला पानी, और एक पानी जो बोरवेल और कुएं से निकल के आ रहा है, दोनों की हार्डनेस काफ़ी अलग होगी। तो कैसे पता चलेगा किसकी हार्डनेस कितनी है? तो वो EDTA मेथड से पता चलता है। ठीक है, उसका एक डेफिनेशन एग्जाम्पल देख लो। लैब वाले पानी में ड्रॉप डालकर टेस्ट करते हैं। समझ रहे हो? बस बाकी उसका एक RGPV डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन अगर, तो एल्कैलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। हाँ, एल्कैलिनिटी क्या होता है? एल्कैलिनिटी मीन्स हाउ मच वाटर कैन स्टॉप एसिड। इट टेल्स इफ़ वाटर इज़ बेसिक और नॉट। एग्जाम्पल, RO मशीन में एल्कलिन वाटर लिखा होता है, उसमें एल्कलिनिटी होती है। मतलब बेसिकली RO मतलब पानी को कितना क्लीन कर पाता है उसको एल्कलिनिटी बोलते हैं। पानी को लेकिन वो गंदा पानी है, उसमें एसिड है, तो उसको कितना क्लीन कर पा रहा है, फिर कितना होल्ड कर पा रहा है एसिड को। बट स्टिल आई नो तुमको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न रह गया होगा। इतना बस समझ लो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जैसे पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया होता है एंड बहुत सारी अलग अलग मतलब चीज़ें होती हैं। ठीक है, हर एक पानी के अंदर एसिड होता है, किसी में कम एसिड होता है, किसी में ज़्यादा एसिड होता है एंड बहुत सारी चीज़ें। उसी को लाइक ख़राब पानी को पीने लायक बनाना एल्कैलिनिटी के थ्रू मतलब पॉसिबल होता है। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। इसके डेफिनेशंस नीचे लिखे हुए देख लेना। उसके बाद यूनिट 2 पे आ जाओ। यूनिट 1 खत्म। ठीक है, यूनिट 2 पे बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। ठीक है, बॉयलर प्रॉब्लम सबसे पहला टॉपिक है स्लज। स्लज क्या होता है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ सॉफ्ट डर्ट एंड मड और मड डैट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ बॉयलर ड्यू टू सॉल्ट इन वाटर। मैं अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो स्लज का मतलब होता है काई। तुमने देखा है जैसे अगर नाले के पास जाओगे तो एक ग्रीन कलर का एक मतलब चिपचिपा सा बन जाता है ना, बहुत ही गंदा सा। या फिर अगर किचन बहुत टाइम से छोड़ दोगे तो उसमें एक काई टाइप से बन जाता है गंदा सा। और किसी भी ऐसे प्लेस पे चले जाओ जहाँ पे बहुत बारिश होती हो एंड साफ़ ना होता हो, तो एक लेयर सा बन जाता है पानी का झिलझिला सा, उसी को बोलते हैं स्लज। ठीक है, समझ जाओ बस। और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सॉफ्ट डर्ट मड डेट सेटल्स इन द बॉटम ऑफ द बॉयलर्स। मतलब जो बॉयलर्स होते हैं, जो भी, जैसे मान लो कुकर हो गया, तो अगर कुकर में तुम कुछ भी थोड़ा सा बना के छोड़ दोगे कुछ दिनों तक, तो क्या होगा, उसके नीचे एक लेयर बन जाएगी। समझ रहे हो? तो वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुकर के अंदर नीचे जो जमा हो जाता है वही स्लज होता है बॉयलर में। ठीक है, उसका एक एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, देख लेना या फिर पॉज करके लिख लेना। उसके बाद लिखो स्केल। स्केल क्या होता है? इट इज़ अ हार्ड एंड स्टिकी लेयर दैट फॉर्म्स इनसाइड द बॉयलर विच ब्लॉक्स हीट। ठीक है, ये भी एक तरह से वही सेम स्लज जो है ना, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये थोड़ा सा और हार्ड होता है। और जैसे मान लो बॉयलर्स जो होते हैं ना, बॉयलर्स का एक स्ट्रक्चर होता है, एक डायग्राम देख लेना गूगल से। तो एक बॉयलर होता है, बॉयलर को जब गर्म करते हैं उसके अंदर पानी गर्म होता है, लेकिन अगर नीचे स्लज बैठ जाएगा ना, काई बैठ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या, वो अंदर गर्म हो ही नहीं पाएगा। मतलब बाहर से तो गर्म हो रहा है बट वो काई की वजह से वो अंदर गर्म नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? तो जब भी बॉयलर को गर्म करते हैं, बॉयलर होता क्या है? बॉयलर बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन होता है। बॉयलर एक, तुम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ जाओ कि एक सिलेंडर है ना, जो सिलेंडर गैस भरने वाला, उसके अंदर पानी गर्म कर रहे हैं, उसी को बॉयलर बोल रहे हैं। ठीक है, उसी के थोड़े से एक अपग्रेडेड वर्जन, उसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड एंड बहुत सारे डेफिनेशंस, बट एक ओवरऑल मतलब समझ जाओ कि अगर तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है बॉयलर क्या है, तो बॉयलर समझ जाओ पानी गर्म करने की मशीन है। ठीक है, बस इतना समझ जाओ फिलहाल। स्टीम बॉयलर्स होते हैं, जैसे मान लो ना कि एक सिलेंडर टाइप से कुछ है, उसके अंदर पानी डाल देंगे एंड जब उसको गर्म करेंगे तो क्या अंदर भाप बनेगा, एंड जब भाप बनेगा तो उससे पावर जनरेट होगा, एंड जब भाप पुश करेगा बाहर की तरफ तो उससे पावर जनरेट होगा, एंड उसके थ्रू अलग अलग मशीन्स चलती हैं। ठीक है, तो बॉयलर के थ्रू मशीन्स चलती हैं, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप निकलता है, जब भाप निकलता है तो पावर बनाता है। तो बस इसी तरह से समझ जाओ। तो अगर मान लो कि जब पानी गर्म करेंगे अंदर नीचे से, तो अगर उसके अंदर काई बैठा होगा या फिर अगर कुछ भी स्टिकी सा बैठा होगा तो वो अंदर गर्म होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो उसका डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। बाकी उसके बाद प्राइमिंग क्या होता है? व्हेन स्टीम कम्स आउट विथ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम बॉयलर, इट इज़ कॉल्ड प्राइमिंग।
जैसे एग्जांपल देखो, प्रेशर कुकर की सीटी मारते वक्त पानी भी छूट जाता है, ये प्राइमिंग होता है। जैसे प्रेशर कुकर से पानी निकलता है ना, जब भी दाल बनाओगे या फिर कुछ भी बनाओगे, तो जब एयर निकलता है स्पीड में तो उसके साथ पानी के फुहारे भी निकलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं प्राइमिंग। मतलब कोई भी चीज़ गर्म करोगे तो अचानक से भाप उड़ती है, और अचानक से उसको हटाओगे तो बहुत सारा भाप निकलेगा, भाप के साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता है, उसी को बोलते हैं प्राइमिंग। ठीक है, उसके डेफिनेशंस नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद फॉर्मिंग, फॉर्मिंग क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब एग्जाम्स में आते हैं, जितने मैंने अभी बताया ना सब एग्जाम्स में आते हैं, इनको लिख के चलना। उसके बाद व्हेन बबल्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ वाटर इन द बॉयलर इट इज़ कॉल्ड फॉर्मिंग। फॉर्मिंग देखो क्या होता है, एग्जाम्पल दूध उबाल रहे हो, ठीक है, और ऊपर झाग बन जाए, ऊपर एक बबल जैसा झाग बन जाता है। जब दूध उबालोगे तो बबल जैसा बहुत सारा झाग टाइप से बन जाता है, तो उसी को बॉयलर मतलब फॉर्मिंग बोलते हैं बस। ठीक है, बॉयलर में वैसे ही होता है, बॉयलर को जब गर्म करते हैं तो उसमें फोम बनता है। ठीक है, उसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं। बॉयलर कोरोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस मीन्स रस्टिंग और डैमेज इनसाइड द बॉयलर ड्यू टू बैड वाटर। मतलब अगर पानी गंदा है, पानी में इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उसको जब गर्म करेंगे तो बॉयलर अंदर से ख़राब हो जाएगा। कुकर के अंदर भी अगर तुम गंदा पानी गर्म करोगे तो कुकर अंदर से पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो ख़राब हो जाता है, वैसे ही बॉयलर ख़राब हो जाता है, तो उसको बॉयलर कोरोजन बोलते हैं। लेंदी चिंदी से टॉपिक्स है, तुम देख रहे हो ना, छोटे छोटे टॉपिक्स एंड उसको एक अलग डेफिनेशन बना दिया है। आरजीपी में ऐसा ही पूछता है, और केमिस्ट्री का एग्जाम इतना ईजीएस्ट है ना, ये सब टॉपिक्स आते हैं उसमें, और इनको छोड़ के बच्चे न्यूमेरिकल्स पे लगे रहते हैं, हमको ये न्यूमेरिकल बनाना है, वो न्यूमेरिकल बनाना है। भाई इतने डेफिनेशंस तो हैं ना, छोटे छोटे से डेफिनेशन से, छोटी छोटी सी थ्योरी हैं। 70 मार्क्स ही कवर करने हैं ना, कि 70 से 140 मार्क्स लिखना है। 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 में 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, 3 न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। 3 न्यूमेरिकल छोड़ दो, थ्योरी बनाओ ना भाई। थ्योरी इतना इजी थ्योरी है, बट न्यूमेरिकल्स पे लगे, न्यूमेरिकल सीखना है, ये करना है, वो करना है, इतने इजी थ्योरी है, देख रहे हो। बॉयलर कोरोजन मीन्स कोई भी गंदे पानी को बॉयलर में गर्म करोगे तो बॉयलर अंदर से ख़राब हो जाता है, उसको बॉयलर कोरोजन बोलते हैं, और ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, देख लेना। लाइम सोडा मेथड, लाइम सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, रिपीट मोड पे चलता है, हर साल आता है। लाइम सोडा मेथड होता क्या है, देखो, वी एड लाइम एंड सोडा टू रिमूव हार्डनेस कर्सिंग सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कुएं से अगर पानी निकाल रहे हैं और कुएं से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर आ रहा है। हार्ड वाटर क्यों आ रहा है वो तो मैंने तुमको बता दिया, हार्ड वाटर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि हार्ड वाटर है, एडीटी मेथड के थ्रू जज करते हैं। लेकिन अगर कुएं से बार बार हार्ड वाटर आया है तो हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाएंगे, जब वो कुएं से निकले तो वो सॉफ्ट होकर निकले, हार्ड ना हो, उसके लिए देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। पुराने ज़माने में लोग कुएं में चूना डालते थे, वही लाइम सोडा मेथड है, समझ रहे हो। लाइम सोडा मेथड मतलब जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग कि कुएं के अंदर चूना डाल देते थे। चूना डालने से क्या होता है कि वो सॉल्ट को काट देता है, पीने लायक सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए पहले चूना डालते थे कुएं के अंदर, तो उसी को लाइम सोडा प्रोसेस बोलते हैं। उसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, बहुत सारा डेफिनेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। जियोलाइट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, दिस मेथड यूजेस ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन टू क्लीन हार्ड वाटर। ये एक अलग टाइप का मतलब जो हार्ड वाटर है, जिसमें जो नमकीन पानी है, खरा पानी है, उसको पत्थर के थ्रू कैसे पीने लायक बनाएंगे। जैसे पहाड़ों पे भी तुमने देखा होगा, पहाड़ों से पानी गिरता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी समुद्र के अंदर पानी है, ठीक है, तो स्थिर पानी, एक रुका हुआ पानी है, नीचे ज़मीन के अंदर पानी है, तो वो तुम पियोगे तो वो खड़ा होगा। बट एक पानी जो पहाड़ से गिरते हुए आ रहा है, पत्थरों से टकराते हुए आ रहा है, तो वो सॉफ्ट वाटर हो जाता है, वो नमकीन नहीं रहता है। तो पत्थरों के थ्रू पानी की हार्डनेस कम हो जाती है टकराते टकराते, तो उसके एग्जाम्पल को दिया हुआ, ठीक है। जैसे फिल्टर में फिट किया हुआ पत्थर जो वाटर को सॉफ्ट कर देता है, वो जियोलाइट है। हो गया जियोलाइट मेथड, लाइम सोडा मेथड। ये सब मेथड इतने इंपॉर्टेंट है ना कि हर साल आते हैं, हर साल ही आ जाते हैं जियोलाइट। और ये बच्चों को इतना टफ लगता है यार, ये कैसे समझे क्या होता है। इवन मैं खुद फर्स्ट ईयर में मेरे को बहुत दिक्कत थी, जियोलाइट क्या होता है, लाइम सोडा क्या होता है। देख रहे हो ना कितना ईजिली समझाया मैंने। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। डेफिनेशन एंड वो पूरा एग्जाम में लिखने के लिए मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आयन एक्सचेंज मेथड, ये क्या होता है। इट रिमूव्स ऑल बैड सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाई एक्सचेंजिंग आयन विथ गुड वंस।
होटल के पानी में प्लांट्स में रेसिन होता है जो आयन एक्सचेंज करते हैं, समझना, ठीक है। कोई भी पानी गंदा है, ठीक है, कोई भी पानी गंदा है, उसमें बहुत सारी बैड इम्प्योरिटीज़ हैं। आयन एक्सचेंज मेथड से क्या होता है कि जो गंदी चीज़ें हैं पानी का उसको लेके एंड अच्छी चीज़ें डाल देते हैं खुद से, समझ रहे हो। जैसे अगर कोई पानी, जैसे मैंने बोला पत्थरों से टकराता हुआ आ रहा है, ऐसे ही जो बहुत सारे अलग अलग धर्मस्थल हो गए जहाँ पे पानी बहुत पहाड़ों से, जैसे गंगा में पानी बहुत ही अलग अलग पहाड़ों से चल के आता है, बहुत सारे जंगलों से गुजरते हुए आता है। तो क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पानी जितना पहाड़ों और जंगलों से चलते हुए आ रहा है वो उतना उसमें जड़ी बूटी होता है। वो कैसे होता है कि पहाड़ों से चलता हुआ टकराता हुआ आता है, उसकी हार्डनेस कम हो जाती है, बट स्टिल पानी तो गंदा ही है, इम्प्योरिटीज तो उसमें है। तो जब वो प्लांट से और अलग अलग पौधों से, अलग अलग जड़ी बूटी से टकराते हुए आता है, तो जड़ी बूटी क्या करता है कि उसमें जो गंदी चीज़ें उसको एब्जॉर्व कर लेता है, अच्छी चीज़ें उसमें इम्प्लांट कर देता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज, मतलब गंदी चीज़ों को लेके और अच्छी चीज़ें दे दिए, उसको आयन एक्सचेंज बोलते हैं। इसीलिए बहुत पुराने लोग बोलते हैं कि जो पानी पहाड़ों से चलते हुए आ रहा है, जंगलों से चलते हुए आ रहा है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी होती हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, वो आयन एक्सचेंज ये सब मेथड्स अप्लाई होते हैं। तो इसके डेफिनेशंस नीचे लिखे हुए देख लेना। उसके बाद यूनिट 3 पे आ जाओ। यूनिट 3 है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लुब्रिकेशन होता है क्या है, पुटिंग ऑयल बिटवीन टू सरफेसेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। जैसे मान लो बहुत ही ईजी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने हैंड को ऐसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, साउंड आ रहा है ना, एंड बहुत अजीब भी लग रहा है मेरे को, बट अगर मैं यहाँ पे ऑयल लगा दूँ थोड़ा सा, एंड ऑयल लगा के रब करूँ तो कितना स्किनी हो जाएगा, बहुत ही ईजिली रब हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं किसी सूखे सरफेस पे किसी दो पत्थर को ऐसे रगड़ूंगा तो बहुत ही साउंड आएगा, बहुत ही वो फ्रिक्शन होगा उनमें। बट अगर वही मैं दोनों में ऑयल लगा कर रगड़ूंगा तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, तो उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं। मतलब बेसिकली फ्रिक्शन को कम करना लुब्रिकेशन होता है। एंड ये बहुत ही जगह यूज़ होता है, जैसे हर एक मशीन में, कोई भी सिलाई मशीन जो होता है, या फिर बाइक में ऑयल डालते हैं, साइकिल्स में ऑयल डालते हैं क्योंकि साइकिल अच्छी चलेगी, तो वो लुब्रिकेशन होता है, बस समझ रहे हो, वही होता है। एंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, साइकिल चेन में तेल लगाते हो तो लुब्रिकेशन है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स आर ओनली सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मतलब वही लुब्रिकेशन जो है, मतलब लुब्रिकेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। मतलब जो भी अलग अलग ऑयल्स होते हैं, अलग अलग मशीन्स के लिए, साइकिल के लिए अलग ऑयल आता है, एंड सिलाई मशीन के लिए अलग ऑयल आता है, तो वो जो भी ऑयल है तो उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। बस बहुत ही इजी चीज़ें हैं यार, मैं एक्सप्लेन कर करके थक जाता हूँ कि ये क्या ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज हाउ थिक और थिन लिक्विड इज। समझ रहे हो, कोई लिक्विड है, जैसे मान लो मैंगो जूस है, ठीक है, तो एक मैंगो जूस माज़ा आता है जो कि काफ़ी गाढ़ा रहता है, और एक रसना वाला जो आता है जो कि बहुत ही पतला रहता है पानी की तरह। तो वही विस्कोसिटी वही बताता है। विस्कोसिटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, घी धीरे धीरे गिरता है। घी को अगर तुमने ऑब्वियसली किसी सरफेस से गिराओगे या फिर प्लेट पे गिराओगे तो बहुत ही धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो घी का विस्कोसिटी काफ़ी हाई रहता है, तो इसीलिए मतलब वो धीरे धीरे गिर रहा है। एंड जिसका विस्कोसिटी बहुत कम रहता है, पानी में गिराओगे तुरंत फिसल जाएगा, फिर तेल तुरंत फिसल जाएगा, तो उसका विस्कोसिटी कम होता है, ठीक है। बस उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है? इट टेल्स हाउ मच विस्कोसिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। समझ रहे हो, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो अगर ठंडी के दिनों में घी को गिराओगे बर्तन से तो डेफिनेटली हो सकता है वो जम जाए, क्योंकि ठंडी में घी जम ही जाता है यूजुअली। बट वही अगर गर्मी में देखो तो घी एकदम पानी की तरह हो जाता है, मतलब बहुत ही ईजिली चला जाता है। तो इसी टेम्परेचर के थ्रू नापने के मेथड को विस्कोसिटी इंडेक्स बोलते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंजन ऑयल ठंड में भी फ्लो करे। जैसे मान लो अगर बाइक में कोई ऑयल है या फिर इंजन में जो ऑयल है वो ठंड में जम नहीं रहा है, वो भी लेकिन वो गर्मी में भी वैसे सेम है, ठंडी में भी वैसे ही सेम है, क्योंकि उसका विस्कोसिटी इंडेक्स हाई है हमेशा से। उसको वैसे बनाया गया है कि उसका विस्कोसिटी इंडेक्स हाई रहेगा, चाहे वो गर्मी रहे चाहे ठंडी रहे, वो सेम फ्लो करेगा। समझ रहे हो, वही विस्कोसिटी इंडेक्स। उसके बाद है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द टेम्परेचर डेट विच ऑयल गिव्स वेपर दैट कैच फायर ब्रीफली। एग्जाम्पल देखो, केरोसिन थोड़ा गर्म करके जलता है, वह फ्लैश पॉइंट होता है। समझ रहे हो, जैसे इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, पानी गर्म होता है 100 डिग्री पे, सबको पता होगा, इतना तो बेसिक चीज़ें हैं।
या फिर बर्फ़ जमता है 0 डिग्री पे। जैसे अगर मान लो तुम फ्रिज में बर्फ़ डाल दोगे या फिर फ्रिज में पानी डाल दोगे तो तुरंत थोड़ी जम जाएगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। एक टाइम आएगा जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद ही वो जमेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो जमेगा नहीं, वो बहुत ठंडा हो सकता है लेकिन जमेगा नहीं। जमेगा तभी जब 0 डिग्री होगा। और पानी बॉयल मतलब उबलना तभी स्टार्ट होगा जब 100 डिग्री होगा। वो 50 डिग्री होगा तो थोड़ा सा गर्म हो सकता है, हल्का सा सुसुम हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर उबलना बोलते हैं ना वो 100 डिग्री के बाद ही होता है। तो एक पॉइंट होता है कि इस पॉइंट के बाद ये काम होगा, वही बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मीन्स कि जिस पॉइंट पे आग लग जाती है। जैसे केरोसिन तेल में जब भी तुम आग लगाओगे तो वो इमीडिएटली तुरंत आग नहीं पकड़ता, वो थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट लेता है कि हाँ वो 2 सेकंड के अंदर उसमें आग लग जाता है। 2 सेकंड में वो टेम्परेचर हाई लेता है एंड तुरंत आग लग जाता है। उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, जहाँ से उसमें आग तुरंत पकड़ लेता है। समझ रहे हो? जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि गर्मियों में जंगलों में आग लग गई अपने आप। कैसे लग गई? क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट बहुत हाई है, तो काफ़ी देर से गर्म होते 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 एक टाइम आएगा कि उसका फ्लैश पॉइंट आ गया एंड फ्लैश पॉइंट रीच करते ही उसमें आग लग गया। ठीक है, तो जब तक उसका फ्लैश पॉइंट रीच नहीं होगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगा, उसी को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। उसके बाद है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है? इट इज़ अ टेम्परेचर डेट विच ऑयल कीप्स बर्निंग। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट बहुत सिमिलर टॉपिक है, उसी को बस 2 टॉपिक बना दिए हैं अननेसेसरीली। ठीक है, बस समझ जाओ। फायर पॉइंट जिसमें जिस टेम्परेचर पे आग पकड़ ले प्रॉपर, उसी चीज़ को तो बोल रहा है। बस दोबारा क्या ही बोले हम, आरजीपी में दिया हुआ तो उसको पढ़ना है अपने को। जैसे केरोसिन तेल है जो भी, उसमें अगर तुम डायरेक्टली माचिस जला के फेंक दोगे या फिर लाइटर जला के फेंक दोगे, तेल बहुत सारा है एंड वहाँ पे तुम लाइटर डायरेक्टली फेंक दोगे, तुरंत आग पकड़ लेगा। या फिर मान लो कि एक पेड़ है, उसमें बहुत सूखा पेड़ है एंड उसमें नॉर्मली आग नहीं लग रही है, बट तुमने तुरंत लाइटर चला के या फिर माचिस चला के फेंक दिया, तुरंत आग लग जाएगी। तो जो आग जैसे ही लगेगी ना उसी को फायर पॉइंट बोलते हैं। बस। क्लाउड पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ टेम्परेचर व्हेन ऑयल स्टार्ट बिकमिंग क्लाउडी। नारियल तेल सर्दी में क्लाउडी हो जाता है, वो क्लाउड पॉइंट होता है। मतलब जैसे समझ गए ना, एग्जाम्पल तो इतना प्यारा सा दिया है इसने। जैसे नारियल तेल ठंडी में जम जाता है, घी ठंडी में जम जाता है, तो वो होता है क्लाउड पॉइंट। जिस पॉइंट पे जाके वो जमने लगे तो उसको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक है। पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल स्टिल फ्लोज। बहुत ठंड में जब तेल जम जाए उसके जस्ट पहले का टेम्परेचर पावर पॉइंट है। समझ रहे हो ना? बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा भाई इन सब में, छोटी छोटी से पॉइंट्स है, बहुत ही डीप मीनिंग्स के साथ। जैसे क्लाउड पॉइंट मैंने बताया अभी कि क्लाउड पॉइंट मीन्स कि जिस टेम्परेचर पे ऑयल जम जाए, घी जम जाए, तेल जम जाए, मतलब जिस टेम्परेचर पे जाके वो जम गया उसको बोलेंगे क्लाउड पॉइंट। लेकिन उसके तुरंत 1 सेकेंड वाला जो पहला पार्ट है ना, जिस पे वो जमा नहीं है, जमने वाला है, जब तक जमा नहीं है उसको बोलेंगे पावर पॉइंट। ठीक है, जमने के थोड़े से पहले के पॉइंट को बोलेंगे पावर पॉइंट। मतलब वो पूरे जमने के हालत में है लेकिन जमा नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्टीम इन लुब्रिकेशन। स्टीम क्या होता है लुब्रिकेशन के अंदर? स्टीम इज़ यूज टू हीट ऑयल टू कीप इट फ्लोइंग ईजिली। इंडस्ट्री में ऑयल पाइप के स्लाइड में स्टीम पाइप लगी होती हैं फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। बेसिकली स्टीम मतलब क्या होता है? भाप। मतलब जो भी तेल होता है, जैसे नारियल तेल है, घी है, ये सब चीज़ें क्या जम जाती हैं, फिर नॉर्मल ऑयल भी जम जाता है ठंडी में। तो जब इंडस्ट्री में काम होता है तो वो नहीं चाहते हैं कि काम के बीच में तेल जम जाए, क्योंकि तेल का बहुत सारा यूज़ है इंडस्ट्री में, तो ठंडी में तेल जम ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, जो तेल का पाइप होता है ना उसके साथ एक स्टीम का पाइप भी डाल देते हैं, जिसमें क्या कि भाप में गर्मी रहती है, तो गर्मी की वजह से वो तेल हमेशा गर्म ही रहता है और गर्म तेल जमता नहीं है। तो इसीलिए उसी को बोलते हैं स्टीम इन लुब्रिकेशन। मतलब स्टीम के थ्रू लुब्रिकेशन को मेंटेन रखना और जो वो तेल है उसको जमने से बचाने के लिए वैसे किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा यूनिट लिखो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? अभी इसके 3 यूनिट्स और बचे हुए हैं। तो पॉलीमर आर लॉन्ग चेन कंपाउंड मेड बाय रिपीटेड स्मॉल यूनिट्स। प्लास्टिक का बॉटल का जो मटेरियल होता है ना, जैसे जो प्लास्टिक होता है बेसिकली, ये समझ जाओ ना, जो खिलौनों में प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, जो प्लास्टिक फ़ोन के कवर में यूज़ हो रहा है, वो बोलते हैं पॉलीमर। बस समझ जाओ। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉलीमर। उसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्मॉल यूनिट्स मोनोमर्स टू फॉर्म अ बिग कंपाउंड पॉलीमर। फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स
चिपक के लंबे चेन बनाते हैं, ये पॉलीमराइजेशन है। समझ रहे हो? जैसे कोई सैंडल टूट गया किसी का या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट गई तो उसमें क्या करते हैं, फेविक्विक डालते हैं। तो फेविक्विक एक लिक्विड फॉर्म में है बट वो पॉलीमर ही है, वो भी एक प्लास्टिक है बट वो लिक्विड फॉर्म में है। जब उसको चिपकाएंगे तो तुरंत एयर के कांटेक्ट में आते ही वो एक प्लास्टिक जैसा हार्ड बन जाएगा और दो चीज़ों को चिपका देगा, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जो लिक्विड फॉर्म से तुरंत प्लास्टिक में बन जाए उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। वो छोटे छोटे सेल्स को मिलके एक प्लास्टिक बनाते हैं। ठीक है, बस टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितने टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो, बहुत ही इजीली समझा दिया है। पॉलीथीन इज मेड बाय एडिशन, पॉलीथीन जो होता है वो एडिशन से बनते हैं, एंड बैकलाइट बाय कंडेंसेशन। उसके बाद का टॉपिक है 5 यूनिट में एज अ फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कैमरा डाउन होने वाला है तो यू कांट इमेजिन मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हुआ अभी, क्योंकि मैंने अभी पूरी शूट की केमिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट मैंने उसको किया, फिर BEE की कंप्लीट वीडियो की एंड 1 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग था, बट मेरा ये माइक ऑन नहीं था, कांट एक्सप्लेन। ठीक है, तो माइक ऑन नहीं था एंड वीडियो पूरी रिकॉर्ड हुई बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मेरे को अभी फिर से शूट करना पड़ा है। तुम लोगों को लगता है कि भैया शूट नहीं करना चाहते हैं। आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना, तो इसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है, दिन भर लग जाते हैं एक छोटी सी वीडियो को शूट करने में। अभी देखो ना कितना टाइम लग गया। तो अभी कहाँ पे थे अपन? ये सब तो मैं फिर से पढ़ा चुका हूँ अभी जस्ट, बट ऑब्वियसली रिकॉर्ड हुआ नहीं है तो फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। 5th यूनिट पे थे जिसमें फेज इक्विलिब्रियम। सबसे पहला पॉइंट, वाटर फेज डायग्राम। ये क्या होता है? इट शोज़ हाउ वाटर चेंजेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे मैं बहुत ही स्पीड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लंबी वीडियो हो गई है और लंबी नहीं करनी इसको। बहुत ही ईजिली समझ जाओ कि जैसे घी होता है, मैंने घी का एग्जांपल दिया था। फिर पानी मान लो, तो पानी एक टाइम पे जम जाता है, एक टाइम पे अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो नॉर्मल पानी बन जाएगा, या फिर अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे तो वो एकदम लिक्विड की तरह बन जाएगा, और टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वो भाप की तरह उड़ जाएगा पानी। तो पानी कैसे चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू? पानी का बिहेवियर कभी सॉलिड होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी गैस होता है, उसी को बोलते हैं वाटर फेज डायग्राम। ठीक है, उसी बेसिस है, उसके डेफिनेशंस ये हैं। उसके बाद CuAg एक्वेटिक सिस्टम। Cu मीन्स कॉपर होता है, Ag मीन्स सिल्वर होता है, सबको पता है। तो जैसे कैसे गोल्ड को अगर आप गोल्ड को गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, सिल्वर को गर्म करोगे सिल्वर पिघल जाएगा, कॉपर को गर्म करोगे कॉपर पिघलेगा, उसी बिहेवियर को बोलते हैं CuAg एक्वेटिक सिस्टम। ठीक है, उसके डेफिनेशंस ये हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जैसे कोई भी ट्यूबलाइट होती है ना, कोई भी ट्यूबलाइट हो गई या फिर कोई बल्ब हो गया, तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, ये सब होते हैं। एंड जब हम एनर्जी देते हैं ना बाहर से, जैसे हम बिजली के थ्रू एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो जब भी हम बिजली के थ्रू एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है कि वो चमकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जितना चमकते हैं ट्यूबलाइट उतनी रोशनी करती है। ठीक है, ट्यूबलाइट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक देते हैं तो वो चमकते हैं, इलेक्ट्रिक से उनको एनर्जी मिलती है और वो चमकते हैं तो हमको रोशनी मिलती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका डेफिनेशन ये है। उसके बाद है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको एनर्जी मिलने के बाद वो वाइब्रेट करते हैं, वो हिलते हैं। ठीक है, जैसे वाइब्रेटर काम करता है। एंड बहुत सारे अदर मशीन्स जैसे ट्रिमर होता है, तो बहुत सारे मशीन्स में वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन कैसे होता है? वो एटम्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो जैसे उसको इलेक्ट्रिक मिलती है तो वो वाइब्रेट करता है, उसको बोलेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें उसको एनर्जी मिलेगी, उसको बिजली मिलेगी तो वो रोटेट करेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद है 7th यूनिट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जैसे मान लो एक ऑडिटोरियम है या फिर एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि बहुत ही एंड में एकदम कोने में बैठा है, बट डेट नेवर मीन्स कि वो कोने में बैठा है तो उस पर टीचर का कंट्रोल नहीं है। टीचर का कंट्रोल तो उस पर भी है। फैकल्टी अगर चाहे तो वो कोने में बैठे बच्चे को भी डांट सकता है और सामने बैठे बच्चे को भी डांट सकता है। ठीक है, तो उसका कंट्रोल सब पे है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसका कंट्रोल सब पे है। ठीक है, उसका दूसरा टॉपिक है SPDF ऑर्बिटल एनर्जीज। ये क्या होता है?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जैसे क्या होता है ना कि रिंग लाइट अगर किसी ने यूज़ की होगी, रिंग लाइट जो वीडियोस बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे उसमें क्या होता है कि जो सेंटर का पार्ट होता है ना उसमें बहुत लाइट आती है, एंड जो साइड साइड के पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत कम लाइट आती है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स तो हर तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे डिवाइडेड रहते हैं हर एक पार्ट में रिंग लाइट के। बट क्या होता है ना कि जो सेंटर के पार्ट होते हैं ना उनमें ज़्यादा पावर मिलती है, एंड जो लास्ट के पार्ट होते हैं उनमें पावर कम मिलती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं SPDF ऑर्बिटल चार्जेस। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि हर एक फ्लोर का रेंट अलग होता है, ठीक है। हर एक फ्लोर का, जैसे एक बिल्डिंग है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर का रेंट काफ़ी महंगा होगा, टॉप फ्लोर जो कि बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है तो उसका रेंट सस्ता होगा। तो हर एक फ्लोर का रेंट अलग अलग है। ऐसे ही हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी अलग होता है। कोई इलेक्ट्रॉन सेंटर पे है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन बहुत कोने में है तो उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होगा। तो उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जीज, जो कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये क्या होता है कि जैसे क्लासरूम में कैसे वाइवा और एग्ज़ाम्स होते हैं, वाइवा होता है या फिर नॉर्मल ऑडिटोरियम में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सीरियल नंबर वाइज बिठाते हैं सबको, रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ऐसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक शेप में, एक स्ट्रक्चर में, एक अरेंजमेंट के थ्रू बैठे रहते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज मीन्स हाउ बिग एटम इज़, मतलब एटम जितना बड़ा है उसको बोलेंगे एटॉमिक साइज। और एटम अगर छोटा बड़ा हो रहा है, एटम अगर साइज चेंज कर रहा है तो उसको बोलेंगे आयोनिक साइज। उसकी डेफिनेशन देख लो। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होता है? इट शोज हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटम गेट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे मान लो मैंने तुमको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है। अगर वो गिफ्ट की कीमत 500 रुपीज़ है, तुमको बहुत खुशी होगी, बट उतनी नहीं होगी। अगर उस गिफ्ट की कीमत 5 लाख रुपीज़ है तो तुमको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो जितनी महंगी गिफ्ट उतना ज़्यादा खुशी, वैसे ही जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा पावर जनरेट होगा, उतनी ज़्यादा रोशनी देगा इलेक्ट्रॉन। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा पावर दोगे उतना अच्छा रोशनी देगा, ठीक है। कम पावर दोगे कम रोशनी देगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट शोज हाउ स्ट्रांगली एन एटम पुल्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। जैसे क्या होता है ना कि इजी लैंग्वेज में समझो तो एटम इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एंड इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। उसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद देख लो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? इट शोज हाउ इजली इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। जैसे इलेक्ट्रॉन और एटम का शेप मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं रहता कि एक ही शेप में रहेंगे। एक वो सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है ना, जिससे लाइक बचपन में अपन स्लेट साफ करते थे, बहुत ही सॉफ्ट सा, या फिर नहाने की यूजली लेते हैं अपन, तो एकदम सॉफ्ट सा वो एक मटेरियल टाइप से बोल सकते हैं, जो कि अपना शेप चेंज करता रहता है, उसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। उसके डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, एंड आई थिंक ये इनफ हो गया केमिस्ट्री के लिए। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट इनफ था, इतना ज़रूरी था। एंड इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे केमिस्ट्री के ऊपर, लाइक टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टॉप 5 एंड टॉप 8 टॉपिक्स। एग्जाम से एक दिन पहले मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव कर लूँ एंड सारी चीज़ें उस दिन बता दूँ, ठीक है। बट उसके लिए तुमको अभी से पढ़ना ज़रूरी है। अगर तुम अभी से सारी चीज़ें पढ़ लोगे, तुम एकदम प्रिपेयर्ड रहोगे, तो मैंने जितनी वीडियोस में टॉपिक्स बताए ना, सारे टॉपिक्स को याद से पढ़ना। और डेफिनेटली जो एंड के टॉपिक्स हैं ना वो कम इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 to यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 to यूनिट 5 बिल्कुल मत छोड़ना। 6, 7 को उसके बाद पढ़ना, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, आई गेस। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो फिर से वीडियो को देखो और समझो, क्योंकि सब एक्सप्लेन्ड है। और क्या बोल रहा था मैं कि सारे टॉपिक्स जो टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 8 और 5 जो एग्ज़ाम्स में आने ही वाले हैं, वो टॉपिक्स की वीडियोज़ एग्ज़ाम्स के 1-2 दिन पहले आएंगी। बट उस टाइम पे तुमको समझ में तभी आएगा जब तुम ये सब पढ़े रहोगे। अगर तुम ये सब पढ़ के प्रिपेयर्ड रहोगे ना, तो उस टाइम में अगर अचानक से बताऊंगा ना कि एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन आने वाले कंफर्म है, तो उस टाइम तुम पढ़ लोगे तुरंत। उस टाइम अचानक से समझ में नहीं आएगा। डेट नेवर मीन्स कि मैं कहीं से और से बता दूंगा कि आने वाले कंफर्म है। मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा आते ही आते हैं, तो उस टाइम पे जब बताऊंगा ना कि ये आने वाले हैं, तो उस टाइम तुम प्रिपेयर्ड रहोगे। तो इतने क्वेश्चंस पढ़ने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई डोंट थिंक अभी कभी कन्फ्यूजन होगी। एंड मिलते हैं सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।
कर देना भाई लाइक, यार इतनी मेहनत लगती है।